फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने सुबह ही आपको एक नोटिस के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आज से मैं पीटी और मेंस दोनों को साथ में लेकर क्या करूँगा, सिलेबस कवर करूँगा, ताकि आने वाले 3 से 4 महीनों में आपका पीटी का तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, उसके साथ साथ मेंस के लिए भी आपको 60 से 70% सिलेबस कवर कर दिया जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको वो बहुत ही सिस्टम से टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा। तो इसी के रेफरेंस में मैंने आपको सुबह बताया था कि अभी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी का एमसीक्यू स्टार्ट हुआ है, जो कि 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर डे हिसाब से आपको चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। अगर जिस चैप्टर में 100 से ज़्यादा एमसीक्यू होंगे तो उसको 2 से 3 पार्ट में कवर किया जाएगा। और शाम में आपको इकोनॉमी सेक्शन का जो इंडियन इकोनॉमी, जो पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको मैं कवर करूंगा। ये होल सिलेबस एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है आपके लिए, जो न सिर्फ पीटी बल्कि मेंस में भी 60 से 70% मेंस को क्या करेगा, आपको हेल्प, ये कोर्स आपको कर देगा। ठीक है। और ये न सिर्फ बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको यूपीएससी के भी अगर एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे होंगे तो ये कंटेंट आप जब देखेंगे लगातार 1 महीना मेरे साथ जुड़िए, आप खुद इस बात का रियलाइज़ कीजिएगा कि ये बेसिक टू एडवांस पूरा आपका कवर करेगा ये कोर्स। ठीक है। तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग का इकोनॉमी 360 इसका नाम देने का ही पर्पस है कि ये ऑल राउंड पूरे 360 डिग्री से कवर किया जाएगा, एक भी सेक्शन छूटेगा नहीं यहाँ से। जितने भी पार्ट यूपीएससी में पूछे जाते हैं, बीपीएससी में पूछे जाते हैं, और जो आजकल बीपीएससी मेंस का जो ट्रेंड रहा है शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछने का, इसमें इकोनॉमी के टर्म को समझना ज़रूरी है। लोग अक्सर इकोनॉमी को सबसे टफ मानते हैं, कारण यही कि उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाता है। तो मेरा इस कोर्स में पूरा मोटिव रहेगा कि मैं उस टर्म को आपको मन मस्तिष्क में क्या कर दूं, पूरी तरह बैठा दूं, ताकि इकोनॉमी से आपका डर ख़त्म हो जाए और आप आराम से पीटी के प्रश्नों को तो हल कर ही पाएंगे, मेंस में भी अच्छा आंसर राइटिंग आप कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है हम लोग का इकोनॉमी, और इकोनॉमी को सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इकोनॉमी में मैं किन किन टॉपिक को कवर करूँगा और कितने टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो ये इंडियन इकोनॉमी जो है हम लोग का, ये इंडियन इकोनॉमी है, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे पहले मैं उसको आपको मार्क कर देता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक है बेसिक इकोनॉमी। ठीक है, बेसिक इकोनॉमी। ठीक है। सेकेंड है आपका बेसिक इकोनॉमी में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, इसमें इकोनॉमी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमी क्या होता है, फिर इकोनॉमिक्स क्या होता है, उनकी गहराइयों तक आपको क्या करूँगा, समझ बैठाऊँगा। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद इन्फ्लेशन, और ये सारे आपकी हिंदी में ही चलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ अभी टॉपिक का नाम सिर्फ लिखा हूँ। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस, और 6 चैप्टर है हम लोग का मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, बीमा। नेक्स्ट है शेयर मार्केट, और 9 टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर, देन इंडस्ट्री सेक्टर, देन आपका हो गया सर्विस सेक्टर, एंड 12th में हो गया आपका पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट, 15 नंबर पर है ट्रेड, 16th क्या है इन्वेस्टमेंट, 17th क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, 18th है आपका पॉवर्टी, 19th नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट, 20 है इनइक्वलिटी, 21 है इंक्लूसिव ग्रोथ, 22 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 23 है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 24 है आपका एलपीजी रिफॉर्म्स, 25 है आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 26 है आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 27 है आपका वर्ल्ड बैंक, 28 हो गया अन्य जो इंस्टीट्यूशन है जैसे ADB, NDB, AIIB, 29 हो गया आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 30 हो गया G20, 31 हो गया G7, 32 हो गया आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इससे जो भी इसके बाद और भी 2-3 चैप्टर होंगे जो छूटा हुआ है, मैं उसको कवर करूँगा। जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं, इसी का रेफरेंस को लेकर मैं अप्रोक्स आपको 40 से 50 क्लास इसमें लूँगा, ये पूरा कवर करूँगा, कोई भी सेक्शन में छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बस आप लोग धैर्य बना कर रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। इन 1 महीनों में, 1 से 1.5 महीनों में अगर आप मेरे साथ क्लास जुड़े हुए रहते हैं तो अब तो आपका इकोनॉमी सबसे, एक कहा जाता है सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट, अब आप उसको बेहतरीन सब्जेक्ट के रूप में आप क्या करेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। और जब कोई आपसे अगर पूछता है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, तो आप इकोनॉमी को ही बोलेंगे, क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट को ख़त्म करूँगा वो आपका फेवरेट बन जाएगा। अभी मैं
अभी मैं इकोनॉमी ख़त्म कर रहा हूँ, तो इकोनॉमी आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनेगा। उसके बाद जब मैं ये साइंस टेक कवर करूँगा तो साइंस टेक आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाएगा। उसके बाद और भी कई सब्जेक्ट में, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, उस सब को मैं एक एक महीना में पूरे बेसिक से और एडवांस तक बहुत ही सिस्टम वे से कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है हम लोग का, वो आज का लेक्चर क्या है, इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिक है, ठीक है, उसको चर्चा करते हैं। और बेसिक इकोनॉमी में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले चैप्टर को मार्क करते हैं हम लोग, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हम लोग का, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है हम लोग का, तो सबसे पहले इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी ये है क्या, इनके इंट्रोडक्शन पार्ट को लेकर हम लोग क्या करते हैं, आज कवर करते हैं। ये आज हम लोग का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग को मैं समझाता हूँ कि इकोनॉमी क्या है, ताकि आपको इकोनॉमी से क्या हो, एक जुड़ाव फील हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये इकोनॉमी को समझने के लिए, ये कहाँ से आया, ये चर्चा में क्यों रहे, तो समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म, विभिन्न जो टर्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक टर्म है आपका इकोनॉमिक्स, ध्यान से देखिएगा, बस आप धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहें, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन इकोनॉमी होने वाला है विगत आने वाले 1 से 1.5 महीनों में, ठीक है। तो देखिए, एक इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं खुद हाथ से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी हाथ से इसको नोट तैयार करें और इसको कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज करें। फिर देखिए कि आपको वो सब्जेक्ट पूरा मन मस्तिष्क में आपका क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैं इसका डिस्कशन करूँगा। उसके बाद ये डिस्कशन करने के बाद मैं आऊँगा इकोनॉमी पर, उसके बाद मैं इकोनॉमी पर आऊँगा और इकोनॉमी में हम लोग फिर स्टडी करेंगे इंडियन इकोनॉमी का। उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इंडियन इकोनॉमी का। समझिए, और ये हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। तो ये देखिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमिक्स जो है आपका, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा, इकोनॉमिक्स जो है आपका 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका ओइकोस और एक है आपका नोमोस। नोमोस यूरोपीय पत्ती के अकॉर्डिंग पहले हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी चर्चा यूरोप में ही की गई थी। तो यूरोपीय सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं। ये किस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो यूरोपियन सिस्टम, जो यूरोपीय पद्धति थी, यूरोपीय में, क्योंकि सबसे पहले इस टर्म का जो है वो यूरोप में ही इसकी व्याख्या की गई थी। यूरोप के ही जो साइंटिस्ट, जो अर्थशास्त्री थे, इस टर्म को व्याख्या किए थे। तो यूरोपियन सिस्टम में सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं। तो इकोनॉमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक ओइकोस और एक है नोमोस। ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, ओइकोस है और एक नोमोस है। तो ओइकोस का जो मीनिंग हुआ, देखिए, ओइकोस का मतलब होता है हैबिटेट या हाउस, हैबिटेट, हैबिटेट या हाउस, हैबिटेट या हाउस, या इसको बोला जाता है आवास या घर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आवास या घर। उसी तरह नोमोस का जो अर्थ होता है, नोमोस का अर्थ होता है रूल या लॉ, या इसको हिंदी बोलेंगे नियम या कानून, नियम या कानून। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, इकोनॉमिक्स को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं कि घर के नियम, जो घर का जो नियम है, रूल ऑफ हैबिटेट, घर का नियम, घर का नियम क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। घर का नियम, या इसको कह सकते हैं रूल ऑफ हैबिटेट, रूल ऑफ हैबिटेट, यानी घर का नियम ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया गया कि घर का नियम,
बस इसको देखिए कैसे मैं आपको लिंक करता हूँ हर एक चीज़ को। घर का नियम क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। अगर छोटे लेवल पर बात करते हैं, यही अगर बड़े लेवल पर बात करते हैं हम लोग, तो घर से उठेंगे तो समाज, समाज से उठेंगे देश, देश से उठेंगे राष्ट्र, ठीक है। तो इन समूहों के के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। तो नियम क्यों बनाए जाते हैं? सबसे पहले इस बात को देखिए कि जो नियम हैं, ये नियम क्यों बनाए जाते हैं? नियम क्यों बनाए जाते हैं? नियम क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है। अब घर का नियम इकोनॉमिक्स कहला रहा है, तो नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? नियम तब बनाए जाते हैं जैसे मान लिया जाए कि घर में 10 लोग हैं। घर में क्या है? घर में 10 लोग हैं, 10 पीपल हैं, घर में 10 पीपल है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो मात्र 4 ही क्या है? रोटी है और अकाल पड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। तो अब घर में एक नियम बनेगा कि सबसे पहले ये 4 रोटी है, तो सबसे पहले ये रोटी किनको दिया जाएगा? तो सबसे पहले रोटी बच्चे को दिया जाए, उसके बाद बूढ़े को दिया जाए, जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, तब महिलाओं को दिया जाए, और तब जो यंग पर्सन है उनको दिया जाए। इस तरह से तो ये नियम बनाए गए। ये नियम क्यों बनाए गए? क्योंकि ज़रूरत कितना है? 10 पीपल के लिए, लेकिन संसाधन कितने हैं? 4 ही रोटी है। मतलब सीमित संसाधन में असीमित जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए ही नियम बनाए जाते हैं। नियम क्यों बनाए जाते हैं? नियम तभी बनाने पड़ते हैं जब संसाधन क्या हो? सीमित हो। नियम क्यों बनाए जाते हैं? नियम तभी बनाए जाते हैं, यहाँ देखिए, जब संसाधन सीमित हो। जब संसाधन सीमित हो, क्योंकि संसाधन सीमित होंगे जब संसाधन सीमित हो, और संसाधन सीमित हो लेकिन आवश्यकताएं क्या हो? आवश्यकताएं असीमित हो, और सबकी आवश्यकता को पूरा करना। और आवश्यकताएं क्या हो? आवश्यकताएं क्या हो? असीमित हो। असीमित हो। तो ध्यान से देखिए, जब संसाधन जब सीमित हो, संसाधन सीमित है और आवश्यकता क्या है? असीमित है, तो उसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे? नियम बनाने पड़ेंगे। और यही नियम क्या कहलाता है? आपको इकोनॉमिक्स का पाठ पढ़ाता है। यानी कि जो घर का नियम जो है, रूल ऑफ हैबिटेट, ये रूल ऑफ हैबिटेट्स क्या है? ये आपको इकोनॉमिक्स कहलाता है। और नियम क्यों बनाए जाते हैं? जब संसाधन सीमित हो और आवश्यकताएं क्या हो? असीमित हो। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हम कहते हैं कि ऐसा विषय, अब हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। ध्यान से देखिएगा, इकोनॉमिक्स यूरोपीय सिस्टम में इकोनॉमिक्स को कैसे डिफ़ाइन किया गया? तो इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया गया कि ऐसा विषय, मतलब सीमित संसाधनों की स्थिति में जब सभी की ज़रूरतों को पूरा करने की बात हो, यानी कि लिख सकते हैं कि सीमित संसाधनों की उपस्थिति में, या सीमित संसाधनों की स्थिति में, संसाधन तो सीमित है, सभी की आवश्यकताएं और आवश्यकता क्या है? असीमित है। अब सभी लोग की आवश्यकता तो पूरा नहीं किया जा सकता। तो सीमित संसाधनों की स्थिति में सभी की आवश्यकताओं को या ज़रूरतों को पूरा करने का जो विषय है वही अर्थशास्त्र कहलाता है। विषय क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। या यूँ हम अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जाएगा कि जब साधन क्या हो? सीमित हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये मन मस्तिष्क में आपका ये चीज़ बैठ जाए कि संसाधन क्या हो? सीमित हो। संसाधन सीमित है, ठीक है। और हमारी जो ज़रूरतें हैं या आवश्यकताएं जो हैं वो क्या है? असीमित हैं। तो इन सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना, ये कौन संभव दिलाता है? ये कौन संभव कर पाता है? तो ये आपका जो संभव कर पाता है वही क्या है? अर्थशास्त्र।
मतलब अर्थशास्त्र ही वह सब्जेक्ट है जो सीमित संसाधनों की स्थिति में असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना यानी पूरा कर पाता है। यह तभी संभव है, ये किसके तहत संभव है? तो ये संभव अर्थशास्त्र ही, ये कौन संभव दिलाता है? तो ये अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र ही यह संभव, यह पॉसिबल, संभव करता है। या यूँ कहें कि सीमित साधन की स्थिति में असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इकोनॉमिक्स हम लोग देखें यहाँ पर। अब इकोनॉमिक्स के टाइप्स को देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को, ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट में क्या करते हैं? बाइफरकेट करते हैं। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान से देखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये इकोनॉमिक्स हो गए, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से देखिएगा, तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाते हैं, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं एडम स्मिथ। आप लोग इनका नाम याद रखें, एडम स्मिथ। उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाते हैं? जॉन मेनार्ड कीन्स। इनके फादर कौन कहलाते हैं? अब ये बेसिक टर्म है जो आप पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं इसके पीछे कंसेप्ट बताता हूँ। ये फादर कौन होते हैं? जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाते हैं? अल्फ्रेड मार्शल। इनके फादर कौन कहलाते हैं? अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, तो ये कुछ एडम स्मिथ की कुछ पुस्तकें हैं, मैं उसको भी यहाँ लिख देता हूँ कि एडम स्मिथ जो है, इन्होंने कौन से बुक को प्रकाशन किया था। तो ये 1776 में आपको द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, कब? तो 1776 में, 1776 में। कौन? एडम स्मिथ। इसलिए एडम स्मिथ को जो है वो पूंजीवाद के जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि ये धन के सिद्धांत को लेकर बात करते थे। तो ये इनको पूंजीवाद का जन्मदाता भी इनको कहा जाता है, बाजारवाद का जन्मदाता भी इनको कहा जाता है, बाजारवाद का भी जन्मदाता इनको कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए माइक्रो और माइक्रो, पहले इन दोनों टर्म को समझ लें आप लोग कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ध्यान से देखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। और वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे समूह की बात की जाती है, पूरे देश की, राष्ट्र की बात की जाती है, लेकिन इसमें एक व्यक्तिगत कंपनी, फर्म या इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसकी बात की जाती है? पूरे समूह की बात की जाती है, पूरे समूह, देश, समूह, समाज, देश इत्यादि की बात की जाती है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत लाभ की बात की जाती है। इसमें व्यक्तिगत लाभ या यूँ कहें किसी कंपनी का लाभ या फर्म का लाभ, कोई फर्म हो या इंस्टीट्यूशन हो, इत्यादि की बात की जाती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को समझने के पहले हम लोग अर्थशास्त्र का मीनिंग समझते हैं। ये जो अर्थशास्त्र है, ये यूरोपीय जो अर्थशास्त्री थे उनके द्वारा दिया गया डिफिनेशन था कि घर का नियम क्या कहलाता है। घर का नियम कहलाता है आपको इकोनॉमिक्स। और नियम कब बनाने की ज़रूरत पड़ते हैं कि घर में जैसे मान लीजिए संसाधन कम हो
और आवश्यकताएं ज़्यादा हो तो उनके लिए जो नियम बनाए जाते हैं वही नियम क्या कहलाते हैं, अर्थशास्त्र कहलाते हैं। जब सीमित संसाधन की स्थिति में असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जाए तो वह सब्जेक्ट जो सीमित संसाधन की स्थिति में असीमित आवश्यकताओं को पूरा करता है वह सब्जेक्ट आपका क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अपने इंडियन भारतीय अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए, यहाँ देखिए, भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि भारत में अगर अर्थशास्त्र की परिभाषा अगर देखा जाए क्या दिया गया भारत में, तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हो गया अर्थ, और अर्थ का मतलब होता है पैसा या संसाधन, और शास्त्र मतलब हो गया सिद्धांत या नियम। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अर्थ का मतलब हो गया संसाधन और शास्त्र का मतलब हो गया सिद्धांत। तो संसाधन के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन, संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। और ये जो इकोनॉमिक्स है ये भारतीय दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया कि संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन, सिद्धांत मतलब संसाधन है, अब उसके लिए क्या नियम क्या सिद्धांत बनाए जा रहे हैं उनका अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। और इसी को देखिए यहाँ पर मैं दो पार्ट में क्लासीफाई किया हूँ इकोनॉमिक्स को, जो एक माइक्रो इकोनॉमी, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये दो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनके जन्मदाता कौन है, जॉन मेनार्ड किन्स, और इनके जन्मदाता है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, तो ये देखिए कि ये जो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग पूरे समूह समाज और देश की बात करते हैं, मतलब इनकी जो ज़रूरतें हैं, पूरे समूह समाज और देश की क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, उनके लिए जो संसाधन की आवश्यकता होंगी वो आपको समष्टि अर्थशास्त्र में कवर किया जाएगा। लेकिन अगर जब व्यक्तिगत लाभ कंपनी या फर्म की अगर बात करेंगे तो वो व्यष्टि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया जाएगा। तो ये जो समष्टि अर्थशास्त्र में जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि समष्टि अर्थशास्त्र में या समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसको परिभाषित कैसे कीजिएगा आप लोग कि ऐसा विषय जिसमें पूरे देश या समाज या पूरे समूह के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा विषय आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसा विषय जिसमें पूरे देश समाज, इसमें पूरे देश समाज या समूह के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ये हुआ कि जिसमें समाज देश और समूह के संसाधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या हुआ, व्यष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा विषय जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था या कंपनी के लिए, ऐसा विषय जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था या कोई भी एक कंपनी हो गया कि या कंपनी के लिए, इसके लिए मतलब संस्था कंपनी या किसी व्यक्ति के लिए संसाधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। संसाधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट हुआ। देखिए अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र यहाँ संसाधन के सिद्धांतों का अध्ययन, ध्यान से देखिए ये क्या है, संसाधन के सिद्धांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। अब ये तीन पार्ट आप देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर,
कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स है आपका संसाधन के सिद्धांतों का अध्ययन, संसाधन के सिद्धांतों का अध्ययन। मैं इसको और जूम कर देता हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है, संसाधन के सिद्धांतों का अध्ययन, ठीक है। और यही इकोनॉमिक्स को जब दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो होता है समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे समूह, समाज और देश की बात की जाती है। वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए एक कंपनी या फर्म या किसी इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है। तो जब पूरे समूह, समाज और देश के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसको समष्टि कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था या कंपनी के लिए संसाधन के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र हुआ, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसी को मैंने ऊपर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और फादर ऑफ साइंटिस्ट, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो एक कुछ समरी है जो आप ध्यान से इसको दिमाग में बैठाएंगे कि क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों लाना पड़ा, क्या ज़रूरत पड़ गई मैक्रो इकोनॉमिक्स लाने की। तो ये ध्यान से देखिए कि सबसे पहले जो थी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी वो व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब व्यक्तिगत लाभ, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था सबसे पहले, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा। बहुत ज़्यादा उपयोग मतलब लोग लाभ कमाने के लिए, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था, ये एक व्यक्तिगत हित के लिए, जैसे कि कोई कंपनी हो या फर्म हो या फिर कोई व्यक्ति हो उनके लिए जो संसाधन के सिद्धांत का अध्ययन करता था। तो ये लोग जो हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने पर उतर गए। जब ज़्यादा से ज़्यादा जब लाभ कमाने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने से लोग क्या करने लगे। जैसे एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे देश, पूरे समष्टि अर्थशास्त्र में जिसमें समाज, देश और समूह के संसाधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, तो पूरे समूह, समाज या देश की क्या समस्या है जिसके लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर जो इसकी जो मुख्य समस्या है आप लोग देखेंगे, पूरे देश समाज की क्या समस्या है, गरीबी, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब क्या है, पूरे देश, समाज, राष्ट्र की क्या समस्या है। तो इसको हटाने के लिए, मतलब इसको ख़त्म करने के लिए जो संसाधन हैं उनको, उन संसाधनों का एक सही उपयोग करना होगा। मतलब संसाधनों के जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करना होगा। लेकिन जैसे ही हम अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत लाभ को देखा जाता है, किसी कंपनी को, किसी फर्म को या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए संसाधन के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें व्यक्तिगत हित में देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा कि मांग की जो सिद्धांत है, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत हो गया, आपूर्ति का सिद्धांत हो गया, और कीमत का सिद्धांत। ये व्यक्तिगत हित से जुड़ा है, ठीक है, लेकिन ये सामाजिक हित से जुड़ा है। समष्टि सामाजिक और पूरे देश, पूरे समूह से जुड़ा हुआ है, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र जो एक व्यक्तिगत हित से जुड़ा, किसी कंपनी के हित से जुड़ा हुआ, किसी इंस्टीट्यूशन के हित से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो, इसको हटाइए पहले, ये हम लोग समझ लिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमी, और तब हम लोग स्टडी करेंगे इंडियन इकोनॉमी का, ठीक। तो चलिए इकोनॉमी, अब मेन हम लोग का क्या है टॉपिक, इकोनॉमी। ये है हम लोग का इकोनॉमी और यही हम लोग का क्या है सिलेबस में है। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी का मीनिंग होता है अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स हो गया अर्थशास्त्र, लेकिन हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी का जब अर्थव्यवस्था होता है तो इसको जब हम दो पार्ट में, जब इसको हम बाइफरकेट करते हैं तो दो पार्ट में बाइफरकेट करने के बाद हम लोग इसको क्या डिफाइन कर पाएंगे कि इकोनॉमी किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इकोनॉमी बना है अर्थ और व्यवस्था से। इकोनॉमी किससे बना है, अर्थ और
व्यवस्था से। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? संसाधन। अर्थ का मतलब क्या होगा? संसाधन। इसे मैं लिख देता हूँ कि इकोनॉमी जो है दो वर्ड से बना है, अर्थ और अर्थव्यवस्था के अर्थ और व्यवस्था, अर्थ और व्यवस्था। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा या फिर संसाधन, जो भी हो। अर्थ का मतलब क्या हो? जो मुद्रा हो या फिर संसाधन। और व्यवस्था का मतलब हो गया क्या? कि इसका कैसे प्रबंधन, मैनेजमेंट, प्रबंधन या मैनेजमेंट, प्रबंधन या मैनेजमेंट। तो ध्यान से देखिए, संसाधन और प्रबंधन। तो संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन, इकोनॉमी को क्या हम डिफाइन करेंगे कि संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन, संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था कहलाता है। अच्छा ये देखिए, अब संसाधनों के प्रबंधन, प्रबंधन की किस चीज़ का प्रबंधन? संसाधनों का प्रबंधन करना है तो प्रबंधन किस चीज़ का? तो प्रबंधन जो है यहाँ पर करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। मैं हर एक टर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उसको डेफिनेशन खुद से बनाने की कोशिश करें। प्रबंधन किसका? तो उत्पादन का प्रबंधन। जैसे पहले उत्पादन होगा, उसके बाद वितरण होगा और तब न उपभोग होगा। मतलब कोई भी अगर सामान है तो सबसे पहले उसका उत्पादन होगा, फिर सब लोगों में बटेगा और तब लोग उसका उपभोग करेंगे। तो ये उत्पादन का प्रबंधन, उत्पादन का प्रबंधन, वितरण का प्रबंधन और उपभोग का प्रबंधन। तो संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग के प्रबंधन का अध्ययन आपको अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब यहाँ आपका डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखिएगा आप लोग कि संसाधनों के वितरण, उत्पादन, संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग के प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था कहलाता है। संसाधनों के उत्पादन, वितरण, ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पर कि संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है, लेकिन किसका प्रबंधन? तो उत्पादन का प्रबंधन, वितरण का प्रबंधन और उपभोग का प्रबंधन। संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग के प्रबंधन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अच्छा एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि संसाधनों का प्रबंधन तो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को जो भी सरकार जो भी स्कीम निकालती है उस स्कीम के तहत हम लोग को क्या करना है? प्रबंधन ही तो करना है ना। रिसोर्सेस कम है, बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, तो सरकार नई नई योजनाएं निकालती है। सबको तो बेरोजगारी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक सीमित सोर्स को, सीमित रिसोर्स जो है, सीमित जो संसाधन है, उनको असीमित जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, वही तो हम लोग का है ना काम। तो हम लोग जो सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो हम लोग का काम ही है प्रबंधन, मैनेज करना, मैनेजमेंट करना। संसाधन कम है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम लोग को इसलिए इकोनॉमी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमी में हम एक सीमित संसाधन में असीमित जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की जो प्रबंधन नीति है उसको सीखते हैं, कैसे उसको प्रबंधन करना है, उसके लिए क्या नियम लगाए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादन, वितरण और उपभोग, तो ये इकोनॉमी अगर देखा जाए, ये इकोनॉमी देखा जाए, इकोनॉमी देखा जाए, इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी का मतलब हो गया कि अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था देखा जाए तो ये अपने आप में क्या है? एक अपूर्ण दिखता है, अपने आप में क्या है? एक अपूर्ण शब्द है। क्यों अपूर्ण शब्द है? ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ इसका परिभाषा क्या हुआ कि संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन। तो किसके संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन? कहाँ के संसाधनों का प्रबंधन का अध्ययन? किस क्षेत्र के संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन? तो इसके पहले देखिए,
इकोनॉमी अपने आप में जब एक अपूर्ण शब्द है तो ये पूर्ण कब बनेगा, ध्यान से देखिए, ये पूर्ण कब बनेगा, ये पूर्ण तब बनेगा, ये पूर्ण पूरी तरह ये सेंटेंस तब बनेगा, पूर्ण तब बनेगा जब इसके साथ क्या जुड़ा हो, जब इसके साथ कोई क्षेत्र विशेष, जब इसके साथ कोई, जिसे मान लिया जाए कोई देश जुड़ा हो, कोई देश जुड़ा हो, कोई समूह जुड़ा हो, या कोई क्षेत्र जुड़ा हो, तब जाकर ये हो जाएगा। ये एक कंप्लीट जो है शब्द को रिप्रेजेंट करेगा। अभी ये वर्ड जो है इकोनॉमी अधूरा सा लगता है। जैसे अर्थव्यवस्था, ये खुद से देखिए कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या हुआ। अर्थ मतलब हो गया संसाधन और व्यवस्था मतलब प्रबंधन, संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन। तो कहाँ के संसाधनों का प्रबंधन का अध्ययन, किस क्षेत्र के संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन। तो जब तक इस इकोनॉमी से पहले हम लोग कोई देश को न जोड़ दें, किसी समूह को न जोड़ दें, किसी क्षेत्र को न जोड़ दें, तब तक यह इकोनॉमी वर्ड अपने आप में क्या है, एक अपूर्ण शब्द माना जाता है। तो अगर हम देश जोड़ देते हैं तो सोचिए किसका नाम क्या होगा। जब हम देश जोड़ देते हैं तो ये हो सकता है कि अगर इंडिया जोड़ दे तो ये इंडियन इकोनॉमी बन जाएगा, इंडियन इकोनॉमी बन जाएगा। ये चाइना, अगर चाइनीज जोड़ दें तो चाइनीज इकोनॉमी बन जाएगा। अगर देश जोड़ देते हैं तो ये देखिए कहाँ की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, कहाँ की अर्थव्यवस्था, चाइनीज की अर्थव्यवस्था, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए क्षेत्र जुड़ा हुआ, क्षेत्र से देखा जाए, अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्र में अगर किसको जोड़ेंगे हम लोग, जैसे मान लिया जाए कि एशियन इकोनॉमी हो गया, यूरोपियन इकोनॉमी हो गया। अगर एशिया क्षेत्र को जोड़ा जाए तो एशियन इकोनॉमी, अगर यूरोप के क्षेत्र को जोड़ा जाए तो यूरोपियन इकोनॉमी, ये हुआ। उसी तरह अगर समूह की बात करते हैं, समूह में जैसे मान लिया जाए कि अगर हम जोड़ते हैं कि कोई डेवलप्ड, कोई समूह है डेवलप्ड है तो इसको डेवलप्ड इकोनॉमी, या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये सब समूह को जब जोड़ते हैं तो ये अपने आप में क्या बनता है, एक पूर्ण शब्द बन जाता है। इसीलिए हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग चूँकि भारत के वासी हैं तो हम लोग को इंडियन इकोनॉमी का स्टडी करना है, क्योंकि इकोनॉमी अपने आप में तो अपूर्ण शब्द था। तो पूर्ण बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या जोड़ें, इंडिया जोड़ दिए, तो ये हो गया इंडियन इकोनॉमी। और यहाँ से हम लोग का मेन सिलेबस होता है स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी। पहले जो भी मैंने अभी आपको बताया वो सब एक बेसिक टर्म से, ताकि इंटरेस्ट पैदा हो आपको। और ये आपका इंडियन इकोनॉमी है। और इंडियन इकोनॉमी को समझने के पहले सबसे पहले मैं 3 से 4 कीवर्ड आपको बता देता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी अभी हाल ही के दिनों में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। अगर ये आंकड़ा देखा जाए आईएमएफ का, तो आईएमएफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी ये 4.15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत के पास है। और उसके बाद अगर फास्ट देखा जाए तो भारत जो है अभी तक फास्टेस्ट, सबसे तेज़ से उभरती हुई इमर्जिंग इकोनॉमी रही है। पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे तेज़ उभरती हुई इकोनॉमी भारत की रही है। अप्रोक्स अगर इस बार बजट इकोनॉमी सर्वे का डेटा देखा जाए तो अप्रोक्स 7.7% ग्रोथ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है, 7.7% के साथ, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, 2025-26 के अकॉर्डिंग। ये कुछ पॉइंट हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब एक और पॉइंट जो आपको समझना चाहिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था है। क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कि क्या मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। तो ये एक पॉइंट मैं यहाँ और नोट कर देता हूँ आपको कि भारत की जो अर्थव्यवस्था रही है यह मिक्स्ड। भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी, या यूँ कहें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने क्या की है, अपनाई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये कब अपनाई है, तो 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को ये
मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने अपनाई है। ठीक है। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई है? जबकि उस टाइम में देखा जाए तो कुछ कंट्री पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए थे, कुछ कंट्री समाजवादी अर्थव्यवस्था को बनाए थे, लेकिन भारत ने इन दोनों को क्यों नहीं अपनाया? ये सोचने वाली सब्जेक्ट है। आप लोग देखिए, हम लोग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, और जैसा कि मेरा चैनल का नाम ही है बीपीएससी एस्पिरेंट, तो हम लोग को एक बहुत ही गहरी नज़रिए से सोचना होगा हर एक टर्म को कि क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया भारत। क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या खामियां थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या खामियां थी, जिसके कारण भारत को मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाना पड़ा। तो देखिए, दोनों को मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ आपको कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ क्या खामियां रही है। देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में के लोगों ने, ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा का निर्माण जब हो रहा था तो संविधान सभा में ये विचार किया गया, क्या विचार किया गया, ध्यान से देखिए, मैं तो सारा पॉइंट को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। क्या विचार किया गया? सबसे पहले कुछ लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को गलत बताया। क्यों गलत बताया? देखिए यहाँ पर, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी मतलब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये प्रॉफिट के सिद्धांत पर काम करता है। ये अधिक से अधिक मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है। ये अर्थव्यवस्था जो है मैक्सिमम प्रॉफिट को बढ़ावा देता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं देश कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन। इसके लिए प्रोडक्शन को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। अच्छा देखिए, प्रोडक्शन को कब बढ़ाया जाएगा? जब संसाधन उसके पास हो। लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रिसोर्स को बढ़ाना होगा। रिसोर्स यानी कि संसाधन को बढ़ाना होगा। अरे संसाधन बढ़ेगा तब न उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तब तो मैक्सिमम प्रॉफिट की वो चाहत उसका पूरा होगा। तो जैसे ही रिसोर्स, संसाधन बढ़ाना होगा, लेकिन उसके पास तो संसाधन है नहीं, तो संसाधन बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा? ये दूसरे देशों पर कब्जा करेगा। ये जो देश हैं वे संसाधन बढ़ाने के लिए, देखिए, संसाधन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ये दूसरे देशों पर कब्जा करेंगे। दूसरे देशों पर क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। आप जब खुद से सोचिए, जब ये दूसरे देशों पर कब्जा करेंगे तो यही तो आपको फिर से उपनिवेशवाद की ओर ले जाता है ना। तो फिर से उपनिवेशवाद की ओर लोग इसमें दलदल में फंस जाएंगे। उपनिवेशवाद को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। तो भारत नहीं चाहता है कि फिर से ये, भारत खुद से एक औपनिवेशिक राष्ट्र रहा है, मतलब ब्रिटेन के कब्जे में रहा है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसे भी उपनिवेशवाद का सामना करना पड़ा है, तो और किसी और को उपनिवेशवाद का सामना करना पड़े, ये भारत कभी नहीं चाहता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नहीं अपनाया जा सकता। ये संविधान सभा में विचार किया गया। उसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर चलते हैं कि आखिर समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या खामियां थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या खामियां थी? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो खामियां थी, मैं उसको यहाँ पर आपको उजागर कर रहा हूँ कि देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी में मैक्सिमम प्रॉफिट की चाहत लोगों में, देश में रहती है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो देश होते हैं वो मैक्सिमम वेलफेयर की चाहत रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, मैक्सिमम वेलफेयर। और मैक्सिमम वेलफेयर कब होगा? मैक्सिमम वेलफेयर की चाहत रखते हैं। तो मैक्सिमम वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण, वेलफेयर मतलब क्या हो गया? कल्याण, ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण की बात करते हैं समाजवादी जो अर्थव्यवस्था के राष्ट्र या देश होते हैं। तो ये कल्याण कब होगा? जब रिसोर्सेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, जब रिसोर्सेस नहीं है ये, तो जब रिसोर्सेस ही नहीं है तो क्या करेंगे? रिसोर्स को बढ़ाने के लिए ये क्या करेंगे? रिसोर्स को बढ़ाने के लिए ज़मींदारों से ज़मीनें छीनेंगे।
ज़मींदारों से क्या करेंगे, ज़मीन छीनेंगे, ज़मीन हड़प लेंगे। या यूँ कहें कि अगर किसी के पास मान लिया जाए कि उद्योग है तो उद्योगपतियों से उद्योग छीनेंगे, उद्योगपतियों से क्या छीनेंगे, उद्योग छीनेंगे। तो फिर से तो वही बात आ गई ना कि फिर से छीना छीनी वाला बात आ गई, कब्जा करने की बात आ गई। तो क्या भारत कभी ये चाहेगा कि पूरी तरह से ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए? क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी संसाधन सीमित है और वो मैक्सिमम कल्याण करना चाहता है। तो संसाधन को बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, ज़मींदारों से ज़मीन हड़पेगा, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे उद्योग छीनेंगे। तो फिर से तो कब्जा की बात आ गई। तो भारत ये भी कभी नहीं चाहेगा कि पूरी तरह सबसे ये कब्जा कर लिया जाए। कब्जा की बात आ गई, तो कब्जा की बात आ गई तो ये भी क्या हो गया, सिस्टम फेल हो गया। तब संविधान सभा ने फाइनली क्या किया, विचार किया। संविधान सभा ने फाइनली क्या विचार किया, तब संविधान सभा में जो सदस्य बैठे हुए थे क्या विचार किया कि पूंजीवादी और समाजवादी को पूरी तरह नहीं एक्सेप्ट किया जाए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे, अपनाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी को लोग गलत तरीक़ा से इसको समझ लेते हैं कि जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण हो। ऐसा कदापि नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, लोग इसको इस तरह से डिफाइन ही करते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो जिस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये गलत है, डिफिनेशन है। मैं इसको आज क्लियर करता हूँ आपको। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी किसका मिक्स्ड इकोनॉमी है, पहले ध्यान से देखिए। जैसे अगर पूंजीवाद को अगर पूरी तरह अगर मान लिया जाए कि पूरी तरह उत्पादन को अगर बढ़ा दिया जाए, ध्यान से देखिए, अगर पूरी तरह उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, उत्पादन को अगर बढ़ावा दिया जाता पूरी तरह, तो वो पूंजीवाद बन जाता। तो सरकार ने, संविधान सभा ने क्या किया कि ज़रूरत के हिसाब से उत्पादन किया जाए। मतलब जितना क्षमता है, क्षमता के अनुसार उत्पादन कितना किया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा उत्पादन जो भी करना है वो क्षमता के अनुसार करना है। तो संविधान सभा के लोगों ने क्या विचार किया कि उत्पादन करेंगे क्षमता के अनुसार। जितना क्षमता है उतना उत्पादन, क्षमता के अनुसार। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा निजी कंपनी को दे दिए, वो पूरा उत्पादन कर रहा है और पूरा का पूरा लाभ कमा रहा है, तो फिर तो वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला गेम हो जाएगा। लेकिन भारत कहा कि उत्पादन को बढ़ावा अगर देते हैं, बढ़ावा न देकर, देखिए बढ़ावा न देकर, मैं लिख देता हूँ, उत्पादन को बढ़ावा न देकर उत्पादन क्षमता के अनुसार किया जाए। और उसी तरह वितरण को, जैसे वितरण का काम किसका है, सरकार का, तो वितरण को भी बढ़ावा न देकर, वितरण को भी उतना बढ़ावा न दिया जाए कि किसी से छीनना पड़े। बढ़ावा न देकर क्या किया जाए कि वितरण आवश्यकता के अनुसार किया जाए। जितना आवश्यकता हो उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो वितरण आवश्यकता के अनुसार किया जाए, वितरण आवश्यकता के अनुसार किया जाए। ठीक है, तो दो टर्म यहाँ पर आप देखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोग बोलते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। ऐसा नहीं है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहता तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम लोग क्या जानते हैं, जिसमें उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन यहाँ उत्पादन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है क्षमता के अनुसार। उत्पादन क्षमता के अनुसार करना है। और वितरण भी पूरी तरह से 100% वितरण को बढ़ावा नहीं देना है, वितरण भी बढ़ावा देना है, तो सिर्फ आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो ये उत्पादन जो है वो क्षमता के अनुसार। ये कौन करेगी, तो ये निजी कंपनी करेगी, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। और वितरण कौन करेगी, तो वितरण करेगी आपको सरकार। मतलब निजी क्षेत्र और सरकार दोनों की सहभागिता इसमें मिली हुई है। लेकिन ये निजी क्षेत्र की सहभागिता 20%
महालनोबिस मॉडल जो था, जो दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो लाए गए थे, महालनोबिस का मॉडल क्या था कि 20% ही निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी और सरकार की भागीदारी कितनी होगी, 80% की भागीदारी होगी। तो ये उत्पादन क्षमता के अनुसार और वितरण आवश्यकता के अनुसार जब किया जाता है तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, कहलाता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, कुछ पूंजीवादी और कुछ समाजवादी लक्षण इसमें शामिल हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी में पूंजीवादी और समाजवादी के कुछ लक्षण शामिल हैं। पूंजीवादी और समाजवादी के कुछ लक्षण शामिल हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरह से उत्पादन को नहीं बढ़ाया जाना, उत्पादन को सिर्फ जितना क्षमता हो उतना ही उत्पादन करना है और जितना आवश्यकता हो उतना ही वितरण करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए कि इंडियन इकोनॉमी की जो व्यवस्था रही है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था रही है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वह मिक्स्ड इकोनॉमी में उत्पादन करना है क्षमता के अनुसार और वितरण करना है आपको आवश्यकता के अनुसार। तो ये हो गया हम लोग को मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन क्षमता के अनुसार और वितरण आवश्यकता के अनुसार किया जाता है वो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी के कुछ लक्षण क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये हो गया हम लोग को मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब एक स्पेशल नोट्स आप लोग लिख लें क्योंकि यहीं पर मैं इस टॉपिक को लास्ट करूँगा। तो स्पेशल नोट्स क्या है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी किस तरह की अर्थव्यवस्था रही है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। कब तक, ध्यान से देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन धीरे धीरे से ये क्या हो रहा है कि बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार ये थोड़ा बदल रहा है। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी कब अपनाया भारत ने, तो 6 अप्रैल 1948 को, ये डेट आप याद रखेंगे, 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को। फिर देखिए कि इंडियन इकोनॉमी जो है ओपन इकोनॉमी कब बनी, यानी खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, जब एलपीजी पॉलिसी जब आई थी तब। तो ये आपको 24 जुलाई 1991 को जब एलपीजी पॉलिसी आई थी, मैं वही बताऊंगा जब उस चैप्टर पर आऊँगा, 24 जुलाई 1991 को। और अब जो भारत है कोरोना के बाद से, जो कोरोना का जो गहरा प्रभाव भारत झेला है, तो उस कोरोना के बाद से ये सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन चुका है भारत। ये कब से, तो ये आपका 12 मई 2020, कोरोना के बाद से। कोरोना ने बहुत सबक सिखाया है कि जब तक अपना हाथ जगन्नाथ न किया जाए तब तक किसी पर डिपेंडेंसी सही नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, इसका मतलब क्या हुआ, आत्मनिर्भर, एक सेकेंड, इसका मीनिंग क्या हुआ, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ये खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, और ये तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका हुआ। तो ये खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि यहाँ पर निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर थे, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया, भूमिका को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हुआ, इकोनॉमी का बदलते परिदृश्य के अनुसार इसका ये नामकरण किया गया और कुछ कुछ चेंजिंग किया गया, जिसमें मिनिमम गवर्नेंस, सरकार की हिस्सेदारी को कम किया गया और निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये हम लोग का ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। कल मैं आपको बता दूंगा, नाम बताता हूँ कि इसमें कुछ नेक्स्ट जो पार्ट होगा हम लोग का, नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोग का टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसको यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स के जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन क्लासिफिकेशन है, मैं उन सब का क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। आप लोग प्लीज़ इसको एक बार पढ़ें, उसको रिवाइज करें
लगातार जुड़े रहें, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और इकोनॉमी आपके सभी सब्जेक्टों में सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाएगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए, ये टॉपिक को मैं यहीं पर लास्ट करता हूँ और जो आज का जो टॉपिक था हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। हाँ, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डे दे दिया जाएगा, आप लोग उसको भी क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद।